नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज चुनाव के परिणाम आ गए गुजरात के, जिसकी बड़ी बेसब्री से इंतजारी हो रही थी, पूरे देश में हो रही थी, पूरी मीडिया में हो रही थी। जितने भी लोग राजनीति से जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या राजनीति करते हैं, उन सब की नज़रें इन चुनाव के परिणामों पर थी। हिमाचल के भी आए, वहाँ के भी जो चुनाव है उनके परिणाम भी आ गए। तो दो राज्यों के जो बड़े महत्वपूर्ण थे, कल तो खैर एक नगर पालिका एमसीडी के हुए थे, तो वो सब आपने देख लिया होगा क्या हुआ। तो ये चुनावी जो परिणाम जो आ रहे हैं, ये बहुत कुछ संकेत देता है। आगे की राजनीति के लिए ये एक इंडिकेटर होगा कि भारत की राजनीति किस तरफ जा रही है। ये सही है कि मोदी जी का कद जो है इस समय जितने भी समकालीन राजनीतिज्ञ हैं उन सबसे बड़ा है। और ये चुनावी जो परिणाम आ रहे हैं, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद या 8 साल के मोदी जी के केंद्र में सत्ता में रहने के बावजूद और 2002 से लेकर के 2014 तक उनके मुख्यमंत्री काल में रहने के बावजूद, यानी ये पूरा मोदी केंद्रित चुनाव था। इसकी धुरी जो है मोदी जी थे। तो इस समय 2017 के भी चुनाव हुए थे, तो उसमें कांग्रेस ने बड़ी अच्छी फाइट दी थी। 77 जो है उनके एमएलए चुन के आए थे, 99 इनके आए थे। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 77 अगर नहीं भी हुआ, तो अगर उससे ऊपर नहीं भी गए तो नीचे से ही कुछ कम होंगे, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। इस बार जो है, जो बीजेपी को जो बढ़त मिली है, जो उनके जीत के आ रहे हैं, वो अब तक के इतिहास में, जब ये गुजरात शायद 1960 में बना होगा मुंबई से अलग होकर के, तो उसके बाद से जो है इतने जो है कभी किसी एक पार्टी के विधायक नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो सबसे इससे पहले का जो रिकॉर्ड था माधव सिंह सोलंकी जी का, 150 के आसपास, शायद 149 उनका वो था। तो उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा था कि ये टूटेगा। सब ये सोच रहे थे कि इस बार जो है मोदी जी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे 2002 का, जो 127 के आसपास जो भी रहा होगा। तो पूरा जोर इस बात का था कि एक तो ये कि 99 से कितना ऊपर जाते हैं, दूसरा क्या बीजेपी अपना अब तक का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, और लास्ट में था कि क्या माधव सिंह सोलंकी वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब जो चुनावी गणित वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, उनका एक और भी वो था कि बीजेपी की जो सीटें थी गुजरात में लगातार कम होते जा रही थी। और बात भी सही है, सीटें उनकी जरूर कम हो जा रही थी। और सबसे लोएस्ट जो है 99 पिछली बार का जो है वो था। तो ये एक मतलब संभावना भी ये भी थी कि कहीं वो ट्रेंड जो है 99 से कम जो है न चला जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो रिकॉर्ड टूटा, वो आज तक का अधिकतम का रिकॉर्ड बन रहा है। मतलब लगभग अभी तो ये चल ही रहा है, काउंटिंग चल ही रही, फाइनल रिजल्ट नहीं आए, तब भी जो उम्मीद की जा सकती है कि 150 से ऊपर ही जाएंगे। अभी तक तो 156 है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई। कांग्रेस के लिए बहुत सोचने वाली बात हो गई। जो अभी तक जो इनके जो जीत वो दिखा रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो 18 है। 77 से 18 पे आना जो है, तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। और कांग्रेस का इतिहास ये रहा है कि अगर वो गिरती है तो फिर गिरती जाती है, फिर उठती नहीं है। मतलब हारना जीतना एक अलग चीज़ है, जैसे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या हिमाचली हो। जैसे हिमाचल में जो ट्रेडिशन था वो टूटा नहीं कि एक बार एक पार्टी, एक बार एक पार्टी। लेकिन अगर जब इनके वोट बैंक में जब दरार लग जाती, जब ये डाउन होना शुरू हो जाता, तो फिर कांग्रेस कभी नहीं उभरती है। चाहे वो गुजरात, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना
या जितने भी राज्य हैं, बंगाल, आंध्रा, तमिलनाडु तो खैर भूल ही गए कि कभी वो रहा। तो ये उनके लिए बड़ी सोचने की स्थिति है कि क्या उनका अस्तित्व बाकी रहेगा आगे के 2024 के परिदृश्य में या 2029 के परिदृश्य में। तो उनको ये देखना है कि हम कहाँ से अपने को रिवाइव कर पाएंगे, कैसे करेंगे रिवाइव, ये उनके लिए बड़ा मामला है, विचारणीय मामला। अगर इस पर आज नहीं सोचेंगे या डर के सोचेंगे तो फिर कांग्रेस का समापन निश्चित है। अगर उन्होंने ये सोचा कि हम सच्चाई से अगर वो नजरें चुराते रहे तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। अब एक फैक्टर और भी है कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में प्रविष्टि। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी की जो जीत है वो वोट के विभाजन से हुई है। जो आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस के जो वोट काटे हैं उसे बीजेपी इस रिकॉर्ड की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि बीजेपी 53-4 के आसपास जो है उसका वोट बैंक होगा। तो जो 53-4 अगर वोट बैंक होगा तो किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जीत अपनी जीत होगी। क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिक था मेरा कि क्यों ये जो है 53 क्रॉस कर देगी बीजेपी, जो है उसका वोट शेयर 53% से ऊपर चले जाएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या था? एक तो जो पाटीदार आंदोलन खत्म हो गया था, उनके जो लोग थे वो सब इस तरफ आ गए थे, चाहे अल्पेश ठाकुर हो, जो दूसरे नेता जो अभी इसमें आए हैं। तो इन सबके आने से जो है ये आंदोलन का जो बुरा प्रभाव था वो खत्म हो जाएगा। एक चीज़ और भी है, जिन आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी को वोट नहीं मिलते थे वहाँ पर भी उनको वोट मिलने, हाँ जो मैं कह रहा था वो अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल शायद अभी टक्कर में है, कभी आगे रह रहे हैं कभी पीछे रह रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि हार्दिक पटेल जीत ही जाएंगे, अल्पेश ठाकुर तो जीत ही रहे हैं। तो जो आदिवासी जो बेल्ट थी उस पर जो कब्जा था ये कांग्रेस का था। लेकिन जो है अब स्थितियां बदल गई, पूरी तरह बदल गई, क्योंकि आदिवासी एक राष्ट्रपति बनाना बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड था। अब दिन भर नारे लगाते रहे कि बीजेपी जो है एंटी एससी है, एंटी एसटी है, एंटी ये है वो है, लेकिन नहीं। देखिए उन्होंने एक बार राष्ट्रपति एससी कम्युनिटी से बनाया, इस बार एसटी कम्युनिटी से बनाया, और एसटी कम्युनिटी में भी महिला। हालांकि ये उनके चुनाव के तुरंत बाद का ये इलेक्शन है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो खैर नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी हुआ होगा। और इसका इम्पैक्ट जो होगा वो पूरे 2024 के चुनाव में होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये फैक्टर ऐसा हुआ कि जो मुझे लग रहा था कि 53 को क्रॉस कर जाएंगे, और अगर आप 53 क्रॉस करते हैं तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, आपके लैंडस्लाइड विक्ट्री को जो है कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आम आदमी पार्टी के आने या ना आने से या ओवैसी के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ओवैसी शायद 14 सीटों पे लड़े थे, 13-14 सीट में एक तो चले गए थे। तो खैर ये तो बाद में विश्लेषण होगा जब इलेक्शन कमीशन आंकड़े देगा कि किस सीट में कितना किसको क्या मिला। तो अधिकांशतः जो है अगर माना 53 बीजेपी का अगर रहा है तो ये मान के चलते हैं कम से कम 130-40 तो वो 50% के वोट शेयर से ही जीत जाएंगे। तो 10-15 सीट में हो सकता है ऐसा थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा कि वोटों के डिवीजन से उनको लाभ मिला होगा, लेकिन ये होता रहता है, ये कोई स्थायी वो नहीं है। अब जो बात चल रही है कि 2024 का परिदृश्य क्या होगा। बहुत से लोगों ने कल के एमसीडी के जो रिजल्ट आए और जो आज जो इसकी आम आदमी पार्टी की जो प्रविष्टि हुई और उनके 5 ही करीबन एमएलए गुजरात में जो आ रहे हैं, अब ये पता नहीं कि वोट शेयर कितना है, 10% है, 15% है या उससे कम है,
लेकिन जो आ रही है, जो सीट है, जो सीट इनकी 5 आई पहली बार, जो कह रहे पहली बार तो नहीं है शायद, इससे पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो इससे अब ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा होंगे 2024 में। लेकिन ये सच्चाई से बिल्कुल गलत है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 2024 नहीं तो 2029 में जो है केजरीवाल ही मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे और उनका अपर एज होगा, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस का सारा वोट जो है तब तक शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का जो आज वोट है, अगर वो शिफ्ट होता भी है तब भी कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है, तो उसका नुकसान तो सिर्फ कांग्रेस को ही होगा, बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो असली जो कांग्रेस है, जब वो टक्कर नहीं दे पा रही तो उसका डुप्लीकेट जो है, जो केजरीवाल जी है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 2029 तक आप मान लीजिएगा, आप आज ये बात को नोट कर लीजिएगा, 2029 तक आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी होगी। न इनकी दिल्ली में तब सरकार रहेगी और न पंजाब में रहेगी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक इनकी राजनीति चल रही है झूठ पर और मीडिया के, जो मीडिया में ये अपना प्रचार करते हैं, और जो इनका प्रपंच है, हर चीज़ में झूठ बोलना और फिर मुकर जाना या बोलते रहना, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ। अब आप क्या करेंगे? आपने एक झूठ बोल दिया, जब तक उसकी सफाई मांगो तब तक दूसरा झूठ बोल देंगे, फिर तीसरा बोल देंगे। तो लोग यही करते रहेंगे कि यार ये क्या कह रहे हैं, एक झूठ के बारे में बात करो, फिर क्या दूसरे के बारे में बात करो, तीसरे के बारे में बात करो। आपने देखा होगा कि वो एक पर्ची लेकर के, मैं किसी टीवी उसमें देख रहा था, शायद आप थी, वो एबीपी न्यूज़ था, जिसमें पर्ची उन्होंने लिख करके दे दिया, शायद वो जेब में थी, कि ये देखिए हमारी इतनी सीट आ रही है, इतनी बीजेपी की आ रही है, कांग्रेस 0 जा रही है। तो ये मैं जो है कह रहा हूँ कि उनका झूठ बोलना एक अभी तक का सिद्धांत है, और वो झूठ बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, आप ये मान के चलेगा, क्योंकि इनकी कोई नीतियाँ हैं नहीं। नीतियों के नाम पर सिर्फ क्या है कि फ्री का बिजली पानी का, और वो फ्री का बिजली पानी जो है वो भी गले पड़ने वाला है। आखिर उसके लिए पैसा तो चाहिए होगा, या फ्री का बसों का, जो भी इनका फ्री का वो है, उसके लिए पैसे, जैसे अब यूपी दिल्ली में है, अब दिल्ली में जो भी उनको करना, सारे साधन उनके पास है। अब कल के दिन वो इसके लिए इधर उधर केंद्र के पास जाए, हमें पैसा दीजिए, हमें पैसा दीजिए, या पंजाब में ही जो है, तो जो भी ये फ्री के वायदे करते हैं, तो जब ये फ्री के वायदे पूरे नहीं होंगे, चलो बिजली पानी तो हम मान लेते हैं कि एक 200 यूनिट तक के जो है वो देते हैं, तो जो बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ी होते हैं, उनका काम चल जाता है, और आज भी वही उनके मेन वोटर वही है। लेकिन एक पूरे देश के रूप में या और भी राज्यों के रूप में ये होना नामुमकिन है। जो फ्री की राजनीति है, ये होना नामुमकिन है। इसको मेंटेन करना अगर आप नहीं कर पाएंगे, तो जो फ्री के लिए आपके पास आए वही जो है दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इनके पास सिर्फ एक ही है, झूठ बोलना और फ्री की बातें करना। लेकिन ये अभी इन्होंने गुजरात में ही प्रविष्टि करी है, ये नहीं कि वो कोई चैलेंजर बन गए हैं, अभी वो तीसरे नंबर पे हैं, और वो चैलेंजर नहीं है। अगर माना कल के दिन जैसे आज खत्म हो गई कांग्रेस, कल के दिन भी ये मुख्य प्रतिद्वंदी रहे, तब भी दूर दूर तक इनका वो नहीं रहेगा। अगर 2024 के चुनाव होते हैं और आम आदमी पार्टी वहां से अगर लड़ती है, तो जैसे पहले सारे की सारी सीटें आती थी वैसे अब भी आएंगी, लेकिन उस सीटें तो उतनी है, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकती जितनी है, लेकिन इनका परसेंटेज और बढ़ जाएगा। अब इनका जो है, क्या सचमुच केजरीवाल जो है कांग्रेस का सारा वोट खत्म कर लेंगे? ऐसा नहीं है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में मेरा ख्याल है, जो उनका एक रिकॉर्ड है जमानत जब्ती का, हर राज्य में जाते हैं जमानत जब्ती इनकी होती है, तो वो हिमाचल में भी ये रिकॉर्ड बनाएंगे, जैसे इन्होंने उत्तराखंड में बनाए, हिमाचल में, यूपी में, जहाँ जहाँ भी ये गए हैं। अब यूपी में क्या था कि कांग्रेस तो थी नहीं, तो ये किससे लड़ते, तो वहाँ वैसे जमानत जब्त करा के आ गए। उत्तराखंड में कोई इन चीज़ को नहीं बड़ा महत्व देता कि जो है फ्री का, ऐसे हिमाचल में फ्री का नहीं है।
तो कई ऐसे राज्य होंगे। देखिए दिल्ली की स्थिति अलग है, वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत हैं, वहाँ गरीब लोगों का जो है समुदाय है, जो थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए तो उस पर खुश हो जाते हैं। तो ये कहना, और ये कल से प्रचार शुरू हो जाएगा कि अब जो है केजरीवाल, जो उनका अपना मीडिया है जिसको वो पैसा वैसा देते हैं, जिनको ऐड देते हैं, तो वो ये इस बात को उभारेंगे कि एक सिर्फ उनकी उपलब्धि क्या है, एमसीडी की, वो भी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि केजरीवाल दोबारा सत्ता में इसलिए नहीं आएंगे कि अगर वो 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी वाले दिल्ली की एमसीडी में इतने कम वोटर से, इतने कम सीटों से अगर जीतते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, ये आप मान के चलिएगा। तो मैं कह रहा हूं कि 2029 तक इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। अब आप हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल ने अपना ट्रेडिशन बना के रखा कि एक बार दूसरी पार्टी, कांग्रेस बीजेपी। हालांकि उत्तराखंड में टूट गया था, लेकिन यहां भी टूटना चाहिए था अगर ये लोग ईमानदारी से लड़ते हैं। गुटबाजी इनके अंदर है ही है, क्योंकि पिछली बार रामलाल बनने वाले थे, वहाँ के मुख्यमंत्री, वो खुद अपनी सीट हार गए, जो अनुराग ठाकुर के फादर है, तो अपनी सीट हार गए, तो इनको बना दिया जयराम ठाकुर जी को। तो इससे कुछ ना कुछ गुटबंदी तो होगी। और इस बार बीजेपी हाईकमान ने गुजरात और हिमाचल में काफ़ी सिटिंग एमएलए को जो है उनकी जो है सीट काट दी, उनको जो है टिकट काट दिए, उनको टिकट दोबारा रिपीट नहीं किया। तो गुजरात में तो वो काम कर गया फॉर्मूला, लेकिन यहाँ काम नहीं किया हिमाचल में। और वो शायद इस बात को बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं करते हैं कि ठीक है, हमारी नीति हम करेंगे, नया नेतृत्व लाएंगे, किसी के खिलाफ अगर जनता में आक्रोश है तो उसका टिकट काट देंगे। तो हिमाचल की स्थिति ये है। और इस पर क्योंकि 4 सीटें शायद हिमाचल से भी आती हैं लोकसभा की, तो इस पर उनको वो ध्यान देंगे, काम करेंगे इस पर कि कैसे करना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आने वाले समय में 2024 में कोई भी जो है मोदी जी के आसपास नहीं है, उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। हालांकि आमतौर पर ये माना ही जाता है कि 2024 का चुनाव वो आसानी से जीत लेंगे, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि 2029 के चुनाव भी, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री रहें या न रहें, वो जीत सकते हैं, बीजेपी जीत सकती है, एनडीए जीत सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ इन्हें और करनी पड़ेगी, अपने जो इनके राज्य हैं उनका नेतृत्व सही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है, या जो जयराम ठाकुर थे वो अच्छे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है आपको जनता के बीच दिखना भी चाहिए। जैसे केजरीवाल जी, अगर कहीं स्पीड ब्रेकर अगर उन्होंने बना दिया तो उसका भी जो है एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसका भी प्रचार करते हैं। हालांकि इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत से काम हो रहे हैं। जैसे मैं उत्तराखंड में देखता हूँ बहुत काम हुए हैं इस बीच, लेकिन उसका इतना जनमानस में इम्पैक्ट नहीं है। चाहे ये काम केंद्रीय सरकार के हैं, लेकिन सरकारें जो यहाँ की राज्य सरकार है इसको हाईलाइट नहीं कर पाती है। और दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूँ, अगर बीजेपी को अच्छे मार्जिन से 2024 जीतना है तो और कुछ नहीं, गैस सिलेंडर की जो कीमत है उसमें सब्सिडी दे, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है जो घर घर तक है, जिसकी पहुंच घर घर तक है। आपने तो सिलेंडर दे दिए, लेकिन जो 1000 रुपये 1100 रुपये जो इसकी कीमत है बहुत ज़्यादा है। आप ये आंकड़े नहीं दे सकते कि उसमें पहले भी यही कीमत थी और सब्सिडी मिलती थी। ठीक है, जब सब चीज़ में सब्सिडी मिलती है तो इसमें भी दे देना चाहिए, और सबको दे देना चाहिए, इवन मध्यम वर्ग को भी दे देना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल अपनी जगह पर सही है, जो मार्केट रेट के हिसाब से पेट्रोल का बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आम आदमी है वो 2 व्हीलर में चलता है, उसको मुश्किल से अगर डेली भी अगर वो करता हो तो छोटे शहरों में उसका 300-400 ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तो उसमें ना हो। लेकिन गैस सिलेंडर जो है ये घर घर की कहानी है, ये गरीब से लेकर के मध्यम वर्ग तक के लिए ये मायने रखता है। तो इस बारे में बीजेपी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, नहीं तो सेटबैक लग सकता है। धन्यवाद। ये जो अभी तक ये चुनावी जो माहौल चल रहा था, जो मेला चल रहा था, फिलहाल वो ख़त्म हो गया। अब तो शायद
राजस्थान और ये सब जो 2-4 महीने साल भर के अंदर जो होने हैं उनका ही आएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करेगा।